तो आज की इस वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी पैथोलॉजी। और सर्कुलेटरी पैथोलॉजी का ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, ठीक है। अब इसका जो सीक्वेंस है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बुक से मैं डिफरेंट रखूँ, क्योंकि इसका मैं सीक्वेंस में चाहता हूँ कि लैब टेस्ट हम पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि लैब टेस्ट डिस्कस करने से ये चीजें समझनी आसान हो जाती है, जो डिजीज है इसकी वो समझनी आसान हो जाती है। अब इनमें लैब टेस्ट में आपको 3 टेस्ट ऐसे दिख रहे होंगे 5 वैसे, जिन पे मैंने टिक लगा रखा है। ये टिक किस पे लगा रखा है? तो देखिए, हम 2 तरह की डिजीज डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट के अंदर भी। टेस्ट डिजीज के लिए करेंगे ना किसी, तो किस किस टाइप की डिजीज डिस्कस करने वाले? एक तो प्लेटलेट से रिलेटेड डिजीजेस और एक क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिजीज है, उन क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड डिजीज है उनके लिए जो टेस्ट होते हैं उन पे मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है। अब इनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं टेस्ट शुरू करूं उससे पहले कि कौन कौन से टेस्ट है, इससे पहले एक बात ध्यान रखिए, पीटी, पीटीटी और सीबीसी, ये दोनों टेस्ट हम हर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट में करेंगे, चाहे प्लेटलेट से रिलेटेड समस्या हो या फिर चाहे किसी क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड समस्या हो, ठीक है। हम हर पेशेंट में करेंगे विद एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर नहीं पता कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको, तो भी हम ये दोनों टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सीबीसी करना चाहिए हमको, क्योंकि अगर सीबीसी में प्लेटलेट काउंट कम मिल जाता तो ये करने का फिर कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं सबसे पहले पीटी और पीटीटी पे। तो देखिए, ये जो टेस्ट है ये मैंने आपको बताया कि ये हर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट में किया जाएगा। अब ऐसे में जब पीटी और पीटीटी हम कह रहे हैं हर पेशेंट के अंदर किया जाएगा, तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक फर्स्ट लाइन, आप कह सकते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम कर सकता है हमारे लिए, कि एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया देते हैं हमको। कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है, पहले तो हम ये जान लेते हैं पीटी कब किया जाता है। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा जब एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर में, किसी भी फैक्टर में कोई डेफिशिएंसी हो या फिर उस फैक्टर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बन गई हो, ठीक है। मतलब फैक्टर रिलेटेड कोई भी समस्या, कौन से फैक्टर की? एक्सट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड फैक्टर, तो हम पीटी करेंगे। और पीटीटी ये हम कब करेंगे? ये तब करेंगे जब इंट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। इंट्रिंसिक पाथवे में पीटीटी और एक्सट्रिंसिक पाथवे में पीटी। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान सा है। अगर आप रिकॉल करें इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को फिजियोलॉजी से, तो आपको याद आएगा कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली 3 या 4। और पीटी के अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ज्यादा लंबा पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, और ये छोटा पाथवे एक्सट्रिंसिक, तो इसका नाम भी छोटा है और इसका नाम बड़ा है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे इसलिए बड़े नाम वाले टेस्ट के साथ में डिटेक्ट किया जाता है, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, और एक्सट्रिंसिक पाथवे भी छोटे नाम वाले टेस्ट के साथ में। तो पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए और पीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। अच्छा, इसके बाद में ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर किसी भी फैक्टर में कोई डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे किसी भी फैक्टर में कोई डेफिशिएंसी है तो पीटी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो हमको ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के किसी फैक्टर में डेफिशिएंसी है। या फिर पीटीटी अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि इंट्रिंसिक पाथवे किसी फैक्टर में डेफिशिएंसी है, तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को तो छेड़ना ही नहीं है। तो काफी ब्रॉड आइडिया लग जाएगा। इसके बाद में अगर हमको ये इनमें से कोई भी एक प्रोलॉन्ग मिल जाता है, दोनों प्रोलॉन्ग मिल जाता है, ये भी हो सकता है कई बार, तो हम क्या करेंगे? हम स्पेसिफिक टेस्ट पे जाएंगे। स्पेसिफिक टेस्ट जैसे मिक्सिंग स्टडी में क्या होगा? देखिए, किसी भी डिजीज के अंदर जो ये फैक्टर से रिलेटेड है उसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फैक्टर इटसेल्फ कम हो जाए, या फिर एंटीबॉडी, मतलब फैक्टर खुद कम हो रहा है जब इसका प्रोडक्शन कम है, या तो है ही नहीं या कम। इसका एग्जांपल हीमोफिलिया में फैक्टर 8 या 9 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीमोफिलिया कम हो जाता है, ठीक है, फैक्टर 8 या 9। या फिर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट
सम फैक्टर, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट सम फैक्टर। भाई अगर किसी भी फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो तो उससे भी फैक्टर कम हो जाएगा, उस फैक्टर का लेवल कम हो जाएगा। तो उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो कोई एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है, फैक्टर खुद ही कम हो रहा है। अब फैक्टर खुद कम कब होगा, इससे एग्जांपल के या तो हेपेटिक डिजीज हो जाए या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, इन केसेस के अंदर फैक्टर खुद कम हो जाता है, फिर हीमोफिलिया हम जानते हैं। फिर एंटीबॉडी फॉर्मेशन ये कब होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आईटीपी, ठीक है। तो इनके अंदर फैक्टर खुद कम हो जाता है। अब ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, मिक्सिंग टेस्ट। तो मिक्सिंग टेस्ट में होता क्या है, मिक्सिंग टेस्ट में क्या होता है, देखिए एक तो हमारे पास वो ब्लड है जिसके अंदर पीटी और पीटीटी में से या तो कोई इलोंगेटेड है, प्रोलॉन्ग्ड है मतलब, या फिर दोनों ही प्रोलॉन्ग्ड है, और हमारे पास कोई नॉर्मल ब्लड है, ठीक है, एक एबनॉर्मल ब्लड एक नॉर्मल ब्लड। इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम और पीटीटी और ये सब ज्यादा है, इसलिए इस नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल सैंपल के अंदर नॉर्मल सैंपल डालेंगे। अब अगर ये एबनॉर्मल सैंपल है, जब हमने नॉर्मल सैंपल डाला तो क्या हुआ, दो चीजें हो सकती है, या तो इसका पीटी पीटीटी वापस नॉर्मल आ जाए एबनॉर्मल सैंपल का नॉर्मल ब्लड डालने के बाद, या तो कोई फर्क ही नहीं पड़े, या तो ये दोनों नॉर्मल हो जाए या फिर कोई फर्क नहीं पड़े। तो अगर ये दोनों नॉर्मल हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर था वो यहाँ पे डेफिशिएंट था, और जब मैंने दूसरे नॉर्मल ब्लड को डाला तो फैक्टर की कमी पूरी हो गई। अब वो कमी है नहीं यहाँ पे, नॉर्मल ब्लड डालने से उस फैक्टर की कमी पूरी हो गई। लेकिन अगर किसी फैक्टर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी जरूरी नहीं, कोई भी फैक्टर है, कोई भी ऐसा प्रोटीन है, कुछ भी है जो उस फैक्टर को डिग्रेड कर रहा है, तो मैं अगर नॉर्मल ब्लड भी डाल दूं तो नॉर्मल ब्लड के फैक्टर्स को भी डिग्रेड कर जाएगा। अल्टीमेटली अंदर कुछ एक ऐसी चीज बैठी है जिसको आप जितना खिलाते जाओ उतना खाता जाएगा, उतना कंज्यूम करता जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर अगर कोई फैक्टर था जो नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा खाने वाला ऑर्गेनिज्म बैठा है बेसिकली, तो हमने जब इसके अंदर ब्लड डाला नॉर्मल, तो इसके अंदर वो जो नॉर्मली फैक्टर्स गए, इसके जो नॉर्मल फैक्टर्स थे उसको भी खा जाएगा। तो क्या होगा, इसका पीटी और पीटीटी प्रोलॉन्ग ही रहेगा। तो अगर पीटी और पीटीटी प्रोलॉन्ग है नॉर्मल ब्लड मिक्स करने के बाद भी, तो फिर ये जो बीमारी है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो चुकी है अगेंस्ट सम फैक्टर। और अगर ये नॉर्मल हो जाता है नॉर्मल ब्लड डालने के बाद पीटी और पीटीटी, तो ये फैक्टर खुद ही कम है, फॉर एग्जांपल हीमोफिलिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में तो आपने मिक्सिंग स्टडी आपको समझ में आ गया, आपको पीटी पीटीटी समझ में आ गया। सीबीसी या फिर प्लेटलेट काउंट आपको पता ही है कि भाई अगर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने ही है। तो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी को पहले ही देख लेने के लिए सीबीसी हम कर देते हैं, फर्स्ट बहुत ज्यादा प्राइमरी फर्स्ट लाइन टेस्टिंग है। फिर ब्लीडिंग टाइम आप सबने अपने हिमेटोलॉजी में किया होगा। तो ब्लीडिंग टाइम से बेटर एक्चुअली एक टेस्ट होता है पीएफए, प्लेटलेट फंक्शन एसे 100, पीएफए 100, ये बेटर है, इससे ब्लीडिंग टाइम से बेटर है पीएफए 100 थोड़ा सा, ठीक है। अब पीएफए 100 जो है वो हम एज ए सेकेंडरी टेस्ट यूज करते हैं, सेकेंडरी टू प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट करने के बाद में हम सेकेंडरी टेस्ट के तौर पर पीएफए 100 यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में डी डाइमर हम यूज करते हैं किसी भी जैसे मैंने आपको बताया किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी में, लेकिन डी डाइमर इज मार्केटली रेज्ड इन डीआईसी का कैरेक्टरिस्टिक है डी डाइमर। डीआईसी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पीएफए मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गए लैब टेस्ट जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अब इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, जैसे पीटी पीटीटी का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, फैक्टर्स का कई सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर देखिए आपको फैक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप जाकर के नेट पे या तो यूट्यूब पे किसी भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, या तो एक बार बुक खोल के इन दोनों फैक्टर्स को रिव्यू कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों पाथवेज को, ठीक है। तो ये आपके लैब टेस्ट होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं हीमोस्टेसिस एंड डिजीजेस पे। तो देखिए हीमोस्टेसिस एंड डिजीजेस में हम हीमोस्टेसिस के अंदर ये पाथवेज डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये आप सबने पढ़ी रखे होंगे बेसिकली, आपके फिजियोलॉजी में आपने पढ़ी रखे होंगे, हिमेटोलॉजी में, फिजियो के अंदर, फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी रखे होंगे। नहीं पढ़े तो एक बार उस बुक को, जिस बुक के अंदर ये पाथवेज लिखे हुए, उस बुक को एक बार आप खोल के रख सकते हैं अपने सामने, और फिर जो अभी मैंने समझाया लैब टेस्ट के बारे में वो आप
देख सकते हो, उससे रिव्यू उसको साथ साथ चला सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो उससे थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अच्छा, हीमोस्टेसिस सबसे पहले देखते हैं, फिर ये डिजीज देखेंगे हीमोस्टेसिस। अब इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है, देखिए हीमोस्टेसिस का मतलब है ब्लड के लॉस को रोकना बेसिकली, हीमो यानी ब्लड और स्टेसिस यानी रोकना। तो हीमोस्टेसिस कब करेंगे हम, जब कोई वेसल इंजर्ड हो गई हो, ब्लड बाहर लीक करने लग गया हो बेसिकली, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हीमोस्टेसिस, इसको एक डायग्राम से स्टडी करते हैं हम। अब अगर ब्लड बाहर लीक कर रहा है तो वेसल में इंजरी हुई होगी, ब्लड वेसल में, तभी बाहर लीक कर रहा है। तो अगर ब्लड वेसल में इंजरी हुई तो ब्लड वेसल के सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम के नीचे होती है सब एंडोथीलियम। तो सब एंडोथीलियम के अंदर कोलेजन टिश्यू प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर के एक्सपोजर पे हीमोस्टेसिस का जो प्लेटलेट एग्रीगेशन वाला पार्ट है वो ट्रिगर हो जाता है। वैसे ही जो कोएगुलेशन पाथवे है फैक्टर वाला, वो भी उससे ही ट्रिगर होता है, पर ये भी इससे ट्रिगर होता है। कैसे, वो हम देखते हैं। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है और यहां बीच में से कट चुकी है, ये एंडोथीलियम है, ये जो बल्ज पार्ट है बेसिकली ये एंडोथीलियम है, और ये जो पार्ट गायब है यहां से एंडोथीलियम निकल चुकी है और सब एंडोथीलियम एक्सपोज्ड है, ठीक है। ये सब एंडोथीलियम एक्सपोज्ड है, यहाँ पे एंडोथीलियम प्रेजेंट है, ऐसे एंडोथीलियम हट चुकी है। तो सब एंडोथीलियम में मैंने आपको क्या बताया, कोलेजन टिश्यू। अब ये जो कोलेजन टिश्यू है इससे आकर के बाइंड करेंगे कुछ फैक्टर्स या कुछ प्रोटीन्स। क्या नाम है इनका, वॉन विलब्रैंड फैक्टर। इसके नाम पे एक डिजीज भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर इनका नाम है वॉन विलब्रैंड फैक्टर, ठीक है। वॉन विलब्रैंड फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर मैं बना देता हूं एक प्लेटलेट। तो यहां पर एक प्लेटलेट जा रही थी ब्लड वेसल के अंदर से, ब्लड वेसल के अंदर ही जाएगी प्लेटलेट। तो प्लेटलेट है, अब मान लीजिए प्लेटलेट पर होता ही है ये रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कौन सा है, दिस रिसेप्टर इज GP1B। नाउ व्हाट इज GP? GP इज ग्लाइकोप्रोटीन 1B टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 1B है, ठीक। ये रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, ये वॉन विलब्रैंड फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा। ये GP1B वॉन विलब्रैंड फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और इससे जाकर के बाइंड कर देगा। GP1B वॉन विलब्रैंड फैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और ये आपस में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब एक प्लेटलेट से तो काम नहीं चलेगा, तो बहुत सारी प्लेटलेट्स हमको चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या होता है, अब इस प्लेटलेट में से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, जैसे थ्रोम्बैक्सिन A2 और ADP, थ्रोम्बैक्सिन A2 और ADP। ये क्या करेंगे, ये बाकी प्लेटलेट्स को इसके चारों तरफ इकट्ठा करने लगेंगे, ऐसे, ठीक है, इकट्ठा होगा। अब ये चिपके नहीं है प्लेटलेट आपस में, बस इकट्ठा हुआ है। तो इनको चिपकाने के लिए क्या करना होगा मेरे को, इन प्लेटलेट्स को आपस में चिपकाने के लिए क्या करना होगा, इन प्लेटलेट्स को आपस में चिपकाने के लिए बेसिकली मेरे को ग्लू की रिक्वायरमेंट होगी आपस में चिपकाने के। तो ग्लू का काम कौन करता है, ये मान लीजिए ग्लू है, उस ग्लू का काम करता है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, जो बेसिकली फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाए, और एक और रिसेप्टर जिसका नाम है GP2B3 और फाइब्रिनोजन। ये बेसिकली फाइब्रिनोजन GP2B और 3 ये आपस में चिपकाएंगे प्लेटलेट्स को। यहां तो सिर्फ इकट्ठा हुआ था इनकी वजह से, यहां से इकट्ठा हुआ था, ये आपस में इसको चिपकाने का काम करेंगे, एडिशन का, एग्रीगेशन का बेसिकली प्लेटलेट्स में, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो प्लेटलेट का गुच्छा है ये बेसिकली यहाँ पे जहां पे इंजरी की साइड है वहां पे जाके चिपक जा रहा है। अब वहां पे चिपकने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, जो ब्लड लॉस है बेसिकली वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ये यहाँ पे चिपक जाएगा। तो एक तरह से बीच में अटक जाएगा जाकर के, अगर कहीं छेद हो गया तो वहां अटक जाएगा, तो वहां से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लड लॉस रुक जाएगा। अब ब्लड लॉस रुक गया, अब क्या करना है, अब ब्लड लॉस तो रुक गया, अब इसके अंदर एक परमानेंट क्लॉट हमको वहां पे फॉर्म करना है। परमानेंट क्लॉट के लिए हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ होता है, जो आप देख सकते हैं बुक के अंदर,
अब यहाँ पर कुछ डिजीज आती है, जैसे वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए। तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका हम नाम देते हैं वॉन विल्ब्रेंड डिजीज। अब वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में हो क्या रहा है, जो प्लेटलेट है वो चिपक नहीं पा रही इससे, तो एडिशन डिसऑर्डर हो गया बेसिकली। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर से चिपक नहीं पा रही क्योंकि वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है ही नहीं, तो बाइंड कैसे करेगा वो अगर है ही नहीं ब्लड में। तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं वॉन विल्ब्रेंड डिजीज। और इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, बेसिकली जो अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहेगी, वही सब में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हीमोस्टेसिस की डिजीज है, ब्लड नहीं रुकेगा। या फिर GP1B इसकी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, वॉन विल्ब्रेंड डिजीज आपको समझ में आ गई। अब GP1B इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो भी सिम्टम्स वगैरह सब कुछ सेम आएंगे, लेकिन इस GP1B के अंदर आपको एक स्पेशल फीचर दिखेगा और वो है जाइंट प्लेटलेट्स। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ये माइनस लिख रहा हूं, माइनस मतलब डेफिशिएंसी, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या दिखेगा, जाइंट प्लेटलेट्स, ठीक है, जाइंट प्लेटलेट्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा कि ब्लड लॉस वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सब तो रहेगा, लेकिन जो बज़ वर्ड है बेसिकली वो जाइंट प्लेटलेट्स है। अभी जाइंट प्लेटलेट्स को याद रखने का, पहले तो आप इस डिजीज का नाम सुन लीजिए। GP1B का जो डिजीज है, मतलब जो रिसेप्टर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए GP1B की, तो उसको बोलते हैं बर्नार्ड सोले सिंड्रोम। सोलियर नहीं है, सोले है, अब क्यों है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, बर्नार्ड सोले सिंड्रोम। तो इसके अंदर आपको जाइंट प्लेटलेट्स दिखेगी इसकी डेफिशिएंसी में। अब इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। देखिए, एक डॉग्स की वैरायटी होती है, उसको बोलते हैं सेंट बर्नार्ड। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, काफी इंसान से मतलब काफी हद तक सिमिलर साइज में। तो जो सेंट बर्नार्ड टाइप्स के डॉग होते हैं वो जाइंट डॉग है बेसिकली, मॉन्स्टर्स। तो वैसे ही ये जाइंट प्लेटलेट्स यहाँ पे बर्नार्ड सोले सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, हीमोस्टेसिस भी आपको समझ में आ गया। अब इन सब का बेसिकली एप्लीकेशन ही है ITP, TTP और HUS। तो अब अपन रिव्यू करते हैं ब्लीडिंग डिजीजेस। देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा। अब ITP में क्या है, देखिए ITP स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड ये है कि जब प्लेटलेट काउंट के अंदर या फिर प्लेटलेट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, जैसे प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर्स पढ़े थे हमने अभी जस्ट, GP1B, GP2, B3, ये सब जो रिसेप्टर्स पढ़े थे, तो या तो प्लेटलेट की खुद की डेफिशिएंसी हो जाए या प्लेटलेट रिसेप्टर की या वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की। इन प्लेटलेट से रिलेटेड फैक्टर्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो सिम्टम्स आते हैं उस पेशेंट के अंदर वो काफी सुपरफिशियल सिम्टम्स होते हैं, स्किन के आसपास वाले क्यूटेनियस सिम्टम होते हैं। कैसे, परप्यूरा, पेटिकिए या फिर एकाइमोसिस, ये सब हमको देखने को मिलता है स्किन के ऊपर। परप्यूरा वगैरह इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इमेजेस। तो बेसिकली स्किन के जस्ट नीचे ब्लीडिंग हो रही है और कुछ नहीं। वहीं पे अगर किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी तो हमको डीप सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर हमको क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर हमको डीप एंड डिलेड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नाउ व्हाई डिलेड ब्लीडिंग? डिलेड ब्लीडिंग इसलिए क्योंकि जब एक बार को चोट लगी तब तो वहां पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, एक टेम्पररी ब्लड लॉस रोकने के लिए, टेम्पररी ब्लड लॉस रोकने के लिए वहां पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन की बारी आई तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन के हमारे पास फैक्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो डिलेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और डीप का मतलब है यानी कि जॉइंट्स के अंदर हीमार्थ्रोसिस या फिर टिश्यू के अंदर हीमेटोमा, ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे अलग था पर एक बैकग्राउंड है। अब हम देखते सबसे पहले ये एक और थोड़ा सा बस जनरल पॉइंट है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसके अंदर हमको सुपरफिशियल सिम्टम देखने को मिले। तो सबसे छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं ब्लड के, जब नीचे ब्लीडिंग होती है तो होते हैं पेटिकी, एकदम स्मॉल स्पॉट ऐसे। इसके बाद में परप्यूरा थोड़े से बड़े हो जाएंगे ये स्पॉट्स, और एकाइमोसिस जब ये काफी बड़े हो जाए। ठीक है, ये 3 डिग्रीज होती है। अच्छा, अब आईटीपी स्टार्ट करते हैं। आईटीपी आपको नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज समवॉट रिलेटेड टू इम्यूनिटी। अब आईटीपी के अंदर, अब आईटीपी को इन दोनों से, टीटीपी और एचयूएस से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आईटीपी के अंदर पहले तो ये बात याद रखिए कि ये हीमोफीलिया को हटा दीजिए। ये जो 3 है, आईटीपी, टीटीपी और एचयूएस, ये तीनों विमेन में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, विमेन में तीनों ज्यादा कॉमन है।
तो आईटीपी जो है उसके अंदर जो आपको पेशेंट देखने को मिलेगा यूजुअली हेल्दी वुमेन हो, हेल्दी हो, और इन दोनों के अंदर कोई ना कोई डिजीज उनके साथ में और होगी, जैसे न्यूरोलॉजिक सिम्टम या फिर रीनल इनसफिशिएंसी वगैरह हमको इन दोनों के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन इन आईटीपी हेल्दी वुमेन जस्ट जो प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अच्छा, आईटीपी जो है तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, पेशेंट हेल्दी होगा। अब ठीक है, वो तो सिम्टम है, लेकिन आईटीपी में रूट कॉज क्या है? तो रूट कॉज इसका ये है कि आईजीजी एंटीबॉडीज ये फॉर्म हो जाती है किसके अगेंस्ट? आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट्स, यानी एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज। अब प्लेटलेट में भी अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो GP2B3 मेनली इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनने लगती है, GP2B3। और इसके साथ साथ में ये जो प्लेटलेट है, अच्छा पहले तो ये एंटीबॉडी बना कौन रहा है? ये स्प्लीन बना रही है। हाँ, मैं बता रहा था आपको, ये जो प्लेटलेट्स है एक तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनी रही है, इसके रिसेप्टर GP2B3 के अगेंस्ट, और इस प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रहा है इन द स्प्लीन एंड ओनली, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, एक्सेसिवली डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रहा है स्प्लीन में प्लेटलेट का। कौन करेगा? मैक्रोफेज। ठीक है, ये इसका रूट कॉज आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बनेगी, जिससे मेनली किसके अगेंस्ट? GP2B3, और इसके साथ साथ में जो प्लेटलेट है उसका भी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। अब इसके अंदर हमको देखने को क्या मिलेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिक या फिर रीनल सिम्टम देखने को नहीं मिलता यूजुअली आईटीपी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट इसका क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाउ व्हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज का लेवल कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टेम्पररी ट्रीटमेंट के तौर पर। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बाद में ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। अब सेकंड लाइन में सेकंड डिग्री जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बाद हम ट्राई कर सकते हैं स्प्लेनेक्टोमी के लिए, स्प्लीन को रिमूव कर दें। तो अगर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो मैं लिख देता हूं प्राइमरी और स्प्लेनेक्टोमी या स्प्लीनेक्टोमी, जो भी हम बोले, दिस इज सेकेंड। अब अगर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो ये वाला डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा, तो जो प्लेटलेट्स है उनका नंबर बढ़ने लगेगा वापस। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये मोस्टली स्प्लीन में होता है, लेकिन कई बार लिवर के अंदर भी समस्या हो सकती है। तो हम लिवर को तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक मेडिकेशन है रिटुक्सीमैब, ये हम देते हैं। ये बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है अगेंस्ट CD20। और ये अल्टीमेटली करता क्या है रिटुक्सीमैब? ये बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स, उनको एलिमिनेट कर देता है, उनको नॉकआउट कर देता है। तो बी सेल्स अगर नहीं बनेंगे तो एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी। ठीक है, या फिर अगर एक्टिव ब्लीडिंग है, मतलब ब्लीडिंग होती हुई दिख रही है पेशेंट को, तो हम एक्सटर्नली आईजीजी एंटीबॉडीज भी चढ़ा देते हैं, नॉर्मल आईजीजी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये आईटीपी था। इसके बाद में इसके मैंने आपको सिम्टम्स बता ही दिए। हेल्दी वुमेन, और वुमेन की एज होगी इन हर चाइल्ड बियरिंग एज के आसपास। आईटीपी हेल्दी वुमेन विद जस्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और ट्रीटमेंट ये सब है। ठीक है, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ही है। रिटुक्सीमैब का भी यूज करेंगे जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में स्प्लेनेक्टोमी फेल हो जाए, तो रिटुक्सीमैब यूज करेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है। ठीक है, ये आईटीपी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं टीटीपी पर। ठीक है, आईटीपी आपको समझ में आ गया। आईजीजी एंटीबॉडीज बन रही है किसके अगेंस्ट? आपके जो GP2B3 रिसेप्टर के अगेंस्ट, और जो प्लेटलेट्स है उनका भी डिस्ट्रक्शन बढ़ता है।
उसके बाद आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं और एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद में हम रिटुक्सिमैब दे सकते हैं या फिर स्पिनेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टीटीपी पर, ठीक। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब देखिए थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में क्या है, ये भी एडल्ट विमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज इनको अफेक्ट करता है, एडल्ट विमेन, ठीक है। अब मेनली इनको करता है। अब इसके अंदर समस्या है, इसका रूट कॉज, तो इसका रूट कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ एडम TS13 एंजाइम, ठीक है। एडम TS13 एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अब एडम TS13 एंजाइम करता क्या, तो ये जो एंजाइम है ये बेसिकली वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर जो होता है, क्लीव्स वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर, ठीक है। ये एंजाइम नॉर्मली वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर को ब्रेक करने का काम करता है। आप एक बात बताइए कि अगर आपके कोई चोट लग जाती है, वहां पर ये टेम्पररी प्लग का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने देखा था, अभी डिस्कस किया था, प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह, तो उसको वहां पे रहने तो नहीं दिया जा सकता, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर भी हटाना पड़ेगा ना, वरना वो हटेगा ही नहीं, वहां से डिटैच ही नहीं होगा, सब एंडोथेलियम से चिपका रहेगा। तो इसके लिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए बेसिकली वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर को एडम TS13 एंजाइम काम आता है। लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर वहीं चिपका रहेगा। अब होगा क्या, वो वहां चिपका और प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन बढ़ता जा रहा है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती जा रही है, तो धीरे 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 वहां पर प्लेटलेट का एग्रीगेट बन जाएगा और वो जो ब्लड वेसल का वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इससे होगा क्या, डेफिशिएंसी ऑफ एडम TS13, इससे होगा क्या, लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। अब मेनली ये थ्रोम्बोसिस ब्रेन की आर्टरीज में देखने को मिलता है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। तो हेंस टीटीबी प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक एंड समटाइम्स विद रीनल इनसफिशिएंसी एज वेल, लेकिन रीनल इनसफिशिएंसी ज्यादातर HOS में होती है। तो टीटीबी यूजुअली प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स और विद द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको टीटीबी में, ठीक है। उसका रीजन ये है एडम TS13 की डेफिशिएंसी, उससे क्लॉट जो है बेसिकली टेम्परेरी प्लग है वो बढ़ता जाएगा और वहां पे थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए इसके अंदर हमने देखा कि एडम TS13 की डेफिशिएंसी होती है, यानी प्लेटलेट्स का अमाउंट नॉर्मल। अब अगर आप ब्लड टेस्ट करें तो आपको प्लेटलेट्स का अमाउंट कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है वो ब्रेन में जाकर स्टक हो चुकी है, ब्रेन में जाकर के रुक चुकी है वहां पे, क्योंकि ब्रेन में थ्रोम्बोसिस बना लिया तो ब्रेन में बेसिकली थ्रोम्बोसिस बनाने के कारण वहां पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया। तो मैक्सिमम प्लेटलेट्स वहां लोकेटेड है या फिर किडनी के अंदर वहां पे थ्रोम्बस बना लिया, तो ओवरऑल ब्लड में प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ब्लड में क्योंकि प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया, तो इसके अंदर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हम ट्रीटमेंट देख रहे थे, लेकिन एक बार मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसके साथ में फीवर और एक न्यूरोलॉजिक सिम्टम, और जो आरबीसीज है वो शियरिंग होने लग जाएगी, टीयर हो जाएंगे आरबीसी, शियरिंग, क्योंकि दो क्लॉट्स है उसके बीच में से अगर आरबीसी निकलेगा तो हो सकता है वो बीच में से फट जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा उससे शिस्टियोसाइट्स का। शिस्टियोसाइट्स, अब शिस्टियोसाइट्स जो है वो टीटीपी और HOS दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है, शिस्टियोसाइट्स। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वैसे प्लेटलेट्स नॉर्मल है, बट अगर आपने प्लेटलेट इसमें चढ़ा दी, एक्सटर्नली प्लेटलेट चढ़ा दी, तो वो जो प्लेटलेट है वो एक तरह से बूस्ट होंगे और ज्यादा स्ट्रोक को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि वो जो प्लेटलेट है तो वो भी प्लेटलेट ही, तो वो भी ब्रेन में जाकर के थ्रोम्बोसिस करने लगेगा। इसलिए इसमें कभी भी प्लेटलेट नहीं चढ़ाया जाता। इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज FFP को यूज किया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज को यूज किया जाएगा। तो पेशेंट के प्लाज्मा को निकाला जाएगा क्योंकि उसके अंदर ये एंजाइम जो है ये एब्सेंट है, और नॉर्मल प्लाज्मा को इंसर्ट किया जाएगा, प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है।
टीटीपी में। अब आते हैं एचयूएस पे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से आईटीपी है, उसके बाद में टीटीपी, फिर ये दोनों हीमोफीलिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एचयूएस पे। तो यार आप स्टार्ट करें एचयूएस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो होता क्यों है, वो होता है एंडोथेलियल सेल डैमेज की वजह से। और उसको ट्रिगर कौन कर सकता है, उसको ट्रिगर कर सकता है शीगर टॉक्सिन। अब शीगर टॉक्सिन को सिक्रीट कौन करता है, तो इसको सिक्रीट कर सकता है शीगर टॉक्सिन सिक्रीटिंग ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई 0157 टाइप जो होता है वो सिक्रीट कर सकता है शीगर टॉक्सिन। अब जो शीगर टॉक्सिन है उसने एंडोथेलियल सेल बेसिकली सेल एंडोथेलियल सेल डैमेज है, इसको ट्रिगर किया शीगर टॉक्सिन ने। और क्या ट्रिगर करता है शीगर टॉक्सिन, ये ट्रिगर करता है गैस्ट्रो एंटेराइटिस। Hence, HUS is often followed by gastroenteritis। तो gastroenteritis पहले होगा, फिर HUS दिखेगा। और gastroenteritis के साथ साथ में ब्लडी डायरिया, ये भी हमको देखने को मिलता है, ब्लडी डायरिया, खून वाला डायरिया, ये हमको देखने को मिल सकता है HUS में, ठीक है। और ये मोस्टली HUS इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। और HUS के अंदर भी थ्रोम्बोसिस, एचयूएस के अंदर भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और मोस्टली ये किडनी के अंदर इश्यू कॉज कर सकता है थ्रोम्बोसिस। किडनी के इश्यू यहाँ टीटीपी में भी था, पर यहाँ पे और ज्यादा है, ठीक है। रीनल इनसफिशियंसी कॉज कर सकता है एचयूएस। तो इस रीनल इनसफिशियंसी की वजह से यूरिन के अंदर कई बार ब्लड दिखने लगता है, रीनल इनसफिशियंसी की वजह से, ठीक है। तो एचयूएस के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, किडनी के अंदर तो रीनल इनसफिशियंसी, और रीनल इनसफिशियंसी की वजह से ब्लड दिखने लगता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे अगर रीनल इनसफिशियंसी हो रही है तो हम डायलिसिस कर देंगे, बट इसके अंदर भी हम प्लेटलेट नहीं चढ़ाते। क्यों, वही वाली बात है, वहां पे ब्रेन के अंदर हो रहा था डिसऑर्डर प्लेटलेट एक्यूमुलेशन की वजह से, यहाँ पे किडनी में और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए हम इसमें भी प्लेटलेट नहीं चढ़ाते, इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज हम करते हैं, ठीक है। ये था एचयूएस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसके बाद में हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉमन। और हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं या फिर रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया और उनके डिसेंडेंट्स में हुआ करती थी, पाई जाती थी, ठीक है। हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट क्या है, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट है कि जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर 8 है ए के अंदर और फैक्टर 9 है बी के अंदर, तो इनको हम रिप्लेस कर दें, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दें। तो रिकॉम्बिनेंट जो फैक्टर्स होता है आजकल, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं फैक्टर्स को, तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पैथोलॉजी की फर्स्ट वीडियो थी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार इसको वापस विजिट कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो एक बार बुक से रिव्यू कर लीजिए। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।